बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है बीएससी लेवल से। एफएससी और मैट्रिक लेवल से हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे चैप्टर का नेम है। सबसे पहले हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मीन के पीपीएससी के लेक्चरर केमिस्ट्री के बेसिक पे स्केल 17 का जो पेपर होता है उसके पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के, और फिर हम अपना आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डैश व्हेन इट प्रोसीड। जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसका रेट डिक्रीज़ करता है। मीन के फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो रहा होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो ज़ीरो होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है तो फिर जो है हमारा बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन रिएक्टेंट्स आर एडिड रेट ऑफ रिएक्शन डैश। जब हम रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद कंसंट्रेशन। मीन के एक्टिव मास के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास का यूनिट जो है ग्राम एटम पर लीटर। ये जो है हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें से बेस्ट ऑप्शन यही था। वैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कंसंट्रेशन हम लेते हैं, ठीक है। मीन के अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म जो है वो डिफरेंट हम यूनिट्स लेते हैं तो उसमें हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं, या फिर और भी यूनिट्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, according to Le Chatelier's principle, in a reversible reaction between solid and liquid, the amount of heat added। अगर हम Le Chatelier प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी रिएक्शन में जो कि ऐसा रिएक्शन जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो और वहाँ पे हम हीट ऐड करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा उस रिएक्शन का। ऐसा होगा कि वहाँ पे कंसनट्रेशन जो सॉलिड की है वो डिक्रीज़ होगी। सॉलिड की कंसनट्रेशन क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है लिक्विड के वॉल्यूम से कम होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इट्स मीन के वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मीन के लिक्विड की डायरेक्शन में जाएगा। तो जब रिएक्शन लिक्विड की डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा जो सॉलिड है उसकी कंसनट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी क्योंकि सॉलिड ने ही लिक्विड में चेंज होना होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि चेंज इन प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता? तो ये आप लोगों को पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो आप कह लें कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो जीरो की इक्वल होता है। मीन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें जो ऑप्शन था वो तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने हिंट लिख दिया है कि दैट इक्वेशन विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन के एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे उसके ऊपर प्रेशर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। जो प्योर वाटर होता है वो नॉन कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि वाटर जो है ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, अ कैटलिस्ट इफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स इक्वली। एक कैटलिस्ट का क्या असर होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस पे? उनके रेट के ऊपर इक्वली इफेक्ट करती है कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 के दरमियान होती है। क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शन अप्रोचेस गो फारदेस्ट कंप्लीशन। अब यहाँ पे केसी की वैल्यू को बेसिकली हमने चूज़ करना था। केसी की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई थी। जो लार्जेस्ट वैल्यू है के की वो हमें बताए, केसी की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि केसी का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें जो स्टेटमेंट्स गिवन थी उनमें से द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये वाली स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाई वैल्यू ऑफ केसी मीन्स द रिएक्शन विल बी एट राइट साइड। मीन के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12, एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन विल बी नीदर लेफ्ट नॉर राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो रिएक्शन ना तो लेफ्ट साइड पे होता है ना राइट साइड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी रिएक्शन के बारे में? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल नॉट बी इक्वल। मीन के कांस्टेंट तो होती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, लेकिन एक दूसरे की इक्वल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ केस इज इक्वल टू 2.5 फॉर रिएक्शन 2N2 plus 2H2 is changed into 2NH3, the reaction is lies in the। अब इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं गिवन। इसमें बेसिकली आपको केसी की वैल्यू गिवन है और आपको एक इक्वेशन बताई हुई है अमोनिया की सिंथेसिस की। हैबर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं तो वो वाली इक्वेशन आपको बता दिया और आपसे ये पूछा है कि अच्छा इस इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक भी है। यहाँ पे आपके पास आएगा जी 3H2, ठीक है, 2N2 plus 3H2।
और यहाँ पे 2 नहीं होगा। N2+3H2 इज चेंज इनटू 2NH3। सही है। इस इक्वेशन अच्छा, इस केस के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, जो रिएक्शन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मीन के राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 15, बफर नॉट फाउंड इन ब्लड इज एसिटिक एसिड बफर। क्वेश्चन नंबर 16, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc इज स्टडीड बाय वेंट हॉफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc स्टडीड बाय वेंट ऑफ इक्वेशन। सेम आपके पास क्वेश्चन आ गया, मीन के एक थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी है, वरना बात एक ही पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, pH ऑफ ह्यूमन स्टमक इज़ 2। ठीक है, आंसर में 1.5 to 3.5 वाला जो है ये चूज़ कर सकते हैं रेंज, लेकिन वैसे ही ह्यूमन स्टमक की जो pH होती है वो 2 होती है। तो ये हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से आप लोग जो है वो समझ लें, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ने लगते हैं तो फिर आपके माइंड में जब क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी उसी लिहाज से करते हैं, तो आपको आसानी होती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जी, तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर बीएससी की बुक से देखना है। इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, मैट्रिक एफएससी लेवल पे आप लोगों को ये क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि जब सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और कुछ ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई हुई है। फिर बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। मीन के ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, 100% कंप्लीट नहीं होते, प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इनके दरमियान डबल हेडेड एरो लगाते हैं इस तरह का, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आपके पास ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक नेचर का मतलब ये है कि रिएक्शन सीज नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, बल्कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। दोनों रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाता है एक दूसरे के, तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन स्टॉप नहीं होता, बल्कि वो मोशन जारी रहती है, तो इस वजह से इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन 10th क्लास की बुक में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में वहाँ पे मीन के स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन किया हुआ है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है, एक फिजिकल फिनोमेना होता है कि जिसमें कंप्लीटली जो है वो स्टॉप हो जाती है सारी मोशन, कोई मोशन नहीं हो रही होती वहाँ पे बेसिकली। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक फिजिकल फिनोमेना। और इसके एग्जांपल हम एक बिल्डिंग के ले सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो है वो अपनी पोजीशन में उसी तरह खड़ी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी बैलेंस में होती हैं, तो वहाँ पे वो जो इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि केमिस्ट्री में हम जब रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल से पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, इसमें मजीद कोई इतनी खास बात नहीं है जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ग्राफ को हम अगर देख लें तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि हम जो है वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं। तो हमारे पास दो कर्व्स आती हैं, एक राइजिंग कर्व आती है और एक आती है फॉलिंग कर्व। जो राइजिंग कर्व है वो प्रोडक्ट्स के लिए आती है और जो फॉलिंग कर्व है वो रिएक्टेंट्स के लिए आती है। ठीक है, मीन के टाइम के साथ साथ पहले प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 है, जहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रही है, राइजिंग कर्व जो प्रोडक्ट्स के लिए बन रही है। तो 0 कंसंट्रेशन है, टाइम जैसे गुजरता जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर बिल्कुल ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पहले मैक्सिमम होगी, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होते फिर कांस्टेंट हो जाती है, और वो टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उस टाइम जो है हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। फिर करैक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे मैं मेन हेडिंग्स इनकी स्टडी कर मीन के एक बार रीड कर देती हूँ। कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है उस पर जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम आइदर साइड, ये भी आपको बताया था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक और एफएससी को स्टडी किया था। तो इक्विलिब्रियम जो है हम किसी साइड पर भी अटेन कर सकते हैं, मीन रिएक्टेंट्स की साइड से या प्रोडक्ट की साइड से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेजल शुड बी क्लोज्ड। ये भी मैंने आपको बताया था कि वेजल जो है क्लोज होनी
चाहिए कि कोई ऐसा जो है वो हमारे पास कोई ऐसी स्पीशी हो हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कि जो कि अनस्टेबल हो, जो कि वहाँ से एस्केप करने का जिसका डर हो। तो इस वजह से वेसल को क्लोज रखना चाहिए, तभी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली उनके रेट्स को जो है इन्हांस करना होता है, मैकेनिज्म को चेंज करके, मीन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। और ये पीपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कैटलिस्ट के लिहाज से, तो इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। फ्री एनर्जी चेंज इज़ जीरो। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो मैट्रिक एफएससी लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लें कि फ्री एनर्जी चेंज होता है इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन of the chemical reaction gives free energy change is minimum. Any change taking place at equilibrium proceeds without the change in the free energy. In other words, del G is equal to zero at equilibrium stage. ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जहन नशीन कर लें कि del G की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। लॉ ऑफ मैस एक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो उसका जो रेट होता है रिएक्ट करने का वो उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके अगर हम रेट की बात करते हैं तो उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। सीएम गुलबर्ग और पी वेज ने ये लॉ पेश किया था 1864 में, और इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ से रीड कर देती हूँ। एक जर्नलाइजेशन है बेसिकली ये पे यहाँ पे, और ये वाली जो इन्होंने मीन की जो लॉ पेश किया, जर्नल स्टेटमेंट इसकी दी हुई है लॉ ऑफ मैस एक्शन की कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन raised to the power equal to the number of times the particular substance appears in stoichiometric equation। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी यकीनन। जर्नल जो इसकी बिल्कुल फॉर्म है ना, उसकी आपको ये स्टेटमेंट बताई हुई है, ये वाली फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको कह रहे हैं कि जो केसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और इन्वर्सली रिलेटेड है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और इनकी पावर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो स्टोइकोमेट्रिक जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें से जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो यहाँ पे पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कुछ भी, जस्ट इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मैस को समझना, एक्टिव मैस क्या है, और इसके अलावा केसी के एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखें, केसी का प्रोडक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, रिएक्टेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, तो ये चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा कोई खास बात नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशंस, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इट शुड बी मेड क्लियर एट दिस स्टेज दैट द एक्सप्रेशन फॉर केसी विच हैज़ बीन डिराइव्ड अबव इज स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन। आइडियली डाइल्यूट सोल्यूशन जो होते हैं उनके लिए केसी एक्सप्रेशन तो ट्रू है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नॉन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन केसी एक्सप्रेशन को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। इफ़ द सोल्यूशंस आर नॉन आइडियल देन द केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन द इफेक्टिव कंसंट्रेशंस एंड नॉट एक्चुअल कंसंट्रेशन। क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में जो केमिकल हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे, मीन के टोटल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे करेंगे। एंड वी शुड नॉट कंसिडर द मोलर कंसंट्रेशन, तो हम वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। वी नो दैट नॉन आइडियल बिहेवियर इज शोन बाय सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेज इन द केस ऑफ आयनिक स्पीशीज। आयनिक स्पीशीज के केस में नॉन आइडियल सोल्यूशंस बनते हैं। इन दैट केस एक्टिविटीज़ मस्ट बी यूज इन द एक्सप्रेशन। तो वहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई, हम एक्टिविटीज़ को लेते हैं। इफ़ एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, अगर हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेनी होंगी तो फिर हम एक्टिविटीज़ को लेंगे। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के ए। एक्टिविटीज़ के टर्म में यहाँ पे हम के ए लेंगे, और के ए इज इक्वल टू, जहाँ वहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम ए के साथ जो है वो सारी वही वाली इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे के सी एक्सप्रेशन। जस्ट हमने एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो ए का सैम्पल सब के साथ पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के लिए के पी यूज़ करेंगे, और सारी जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले ले रहे थे, आप पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रहे थे, और यहाँ पे हम पी लेंगे, पी लेटर के साथ जो है वो सबको शो करेंगे। फिर जी हमारे पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, ये हमने पीछे भी देखा था। इसके लिए आपने इक्वेशन जो याद करनी है वो आ जाती है जी
ये वाली के पी और के सी में रिलेशन अगर फाइंड करना है तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है, अगर तो बल्कि तीन बातें याद रखनी है। अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो के इक्वल हो तो फिर के पी इक्वल होगा के सी के, ठीक है। अगर चेंज इन डेल एन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, डेल एन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उस केस में हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी, मीन के पी और के सी की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। लेकिन अगर डेल एन जो है वो पॉजिटिव है, मीन के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स के कम हैं, तो के पी विल बी ग्रेटर दैन के सी। और अगर डेल एन जो है वो नेगेटिव है, मीन के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं और रिएक्टेंट्स के ज़्यादा हैं, देन के पी विल बी लेस दैन के सी, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखें यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं के पी और के एक्स के रिलेशन के लिए आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। के पी इज इक्वल टू के एक्स पी डेल एन, पी पावर डेल एन। इसमें आप याद रखें कि अगर प्रेशर 1 के इक्वल है तो उस केस में डेल एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मीन के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के, तो फिर आपके पास आ जाता है के पी इज़ ग्रेटर दैन के सी। दूसरा केस आ जाता है कि अगर फिर वही बात कि प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल है, तो फिर अगर डेल एन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के कम हैं। फिर इस केस में हमारे पास के पी विल बी लेस दैन के एक्स, ठीक है। और थर्ड आ जाता है कि अगर प्रेशर आपके पास लेस दैन 1 एटीएम है तो फिर इसका रिवर्स होगा। इस सारी जो ऊपर हमने बात की है इसका रिवर्स हो जाएगा अगर प्रेशर लेस दैन 1 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आ जाता है हमारे पास के पी और के एन के दरमियान। इसके लिए आप लोग ये वाली इक्वेशन याद रखें और बिल्कुल वैसे ही डेल एन की वैल्यूज़ को चेंज करके आप खुद से जो है इसकी वो लिख लें कि किस तरह क्या रिलेशन होगा के पी और के एन के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे ये वाली सारे एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके लिख दिया। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल एन इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल एन इज इक्वल टू के एन पी ओवर एन पावर डेल एन। अच्छा, इसमें अगर आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो की इक्वल हो तो फिर सारे जो कांस्टेंट हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन डेल एन विल बी ज़ीरो एंड ये सारी टर्म्स जो हैं ये 1 के इक्वल आ जाएंगी। तो इस वजह से आपके पास के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। मीन के कोई भी आपके पास जैसे आर टी है ना, आर टी की पावर डेल एन था तो डेल एन की वैल्यू जब ज़ीरो है, याद रखें कि किसी भी आपके पास टर्म की पावर ज़ीरो आ जाती है तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि वो टर्म कौन सी है। जैसे आपके पास यहाँ पे आर टी है, इसकी पावर ज़ीरो है तो आंसर 1 आया। अगर पी है उसकी पावर ज़ीरो है तो आंसर 1 आएगा। पी ओवर एन है उसकी पावर ज़ीरो है तब भी आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा। ये हमारा जब मेरी जॉब हुई थी 14 स्केल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो तब हमारा ये क्वेश्चन आया था कि किसी भी टर्म की पावर जब ज़ीरो होती है तो आंसर क्या होता है, तो आंसर 1 होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वैसे जर्नल सी बात थी, ये भी याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें से कोई इतनी ख़ास बातें नहीं हैं, ये जो मैंने पेज सारे छोड़ दिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो नेक्स्ट हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आ जाता है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमने एफएससी मैट्रिक लेवल पे भी एफएससी लेवल पे देख लिया था। यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन की चेंजेस को ही स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है उसके ऊपर। और ये लॉ जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये एच ली चैटलियर्स ने 1885 में और एफ ब्राउन ने 1886 में पेश किया था। अच्छा, यहाँ से स्टेटमेंट को रीड कर देती हूँ कि इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन वन और मोर वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड और कंसनट्रेशन, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। ठीक है, ये बात आप लोगों को पहले भी समझ आ चुकी है पिछले लेक्चर में। यहाँ पे आप लोग जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो याद रखें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी बता देती हूँ कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट की, तो फिर आपके पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे तो आप को पता है कि जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट जो होता है वो अमाउंट या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम पे था, अब उसको हमने डिस्टर्ब किया रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा के, तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन इस तरह से इफेक्ट करेगा, इस तरह से अपने अंदर चेंज लाएगा रिएक्शन मिक्सचर में इस तरह की चेंजेस होंगी कि दोबारा से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्ट जो अमाउंट ज़्यादा हो गई ना रिएक्टेंट्स की, वो प्रोडक्ट्स में चेंज होना शुरू हो जाएगी, ताकि जो है दोबारा रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाए और उतनी ही हो जाए जितनी पहले थी, ताकि जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, मीन की कांस्टेंट हो जाए कंसंट्रेशन। दूसरा केस आ जाता है कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो फिर रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है टुवार्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन से रिवर्स हो जाएगी।
उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फेवरेबल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड होते हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये उनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद हम देखें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन के हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में से एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एक एक्सोथर्मिक होगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हम फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं या उसको जो है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। प्रेशर की बात करें, द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स बिकॉज देयर इज वर्चुअली नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। अच्छा, 2 बातें यहाँ पे याद रखनी है कि फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करते हैं तो इन इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सॉलिड में जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट बात आ जाती है कि द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग लिक्विड्स और गैसेज वेयर द नंबर ऑफ मोल बिफोर एंड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन द सेम। लिक्विड्स और गैसेज के ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर चेंज का। अच्छा, उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, वहाँ पे अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स वाली साइड पे, यानी कि जहाँ जिस साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये मैंने आपको वाटर और आइस की एग्जाम्पल दी थी पिछले लेक्चर में, तो उस बात से भी आपको यहाँ से ये वाली बात वहाँ से रिलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज़ इन प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स और डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। उसके बाद कैटलिस्ट की बात करते हैं तो जो कैटलिस्ट होती हैं, कैटलिस्ट एक्सेलरेट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। कैटलिस्ट जो है उसका जस्ट काम क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट तक इंक्रीज़ करना। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो जो कैटलिस्ट होती हैं दे हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट फास्टर। कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ ली चाटलर्स प्रिंसिपल। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड वेपर सिस्टम है। लिक्विड वेपर सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। जहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई हुई है, लिक्विड और वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है। इसके ऊपर अगर हम प्रेशर की चेंज की बात करते हैं तो अब आप खुद सोचें, इसको पैराग्राफ को अगर आप लोग ना रीड करें, इसको देख के अगर आप सोचें तो लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता है और जो वेपर होगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा। तो अब आप खुद सोचें, जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जहाँ पे कम होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वॉल्यूम किसका कम है, लिक्विड का। और फिर अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जहाँ पे ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, मीन वेपर्स की साइड पे। तो ये बात जो है वो समझने की है, रट्टा लगाने की नहीं है। तो यहाँ से ये बात आई होप क्लियर हो गई। फिर उसी लिक्विड और वेपर वाले फेज़ में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ली चाटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फिर सिस्टम जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, वेपर्स जो होते हैं, वेपर्स का बनना जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर्स वाली साइड पे जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो बैक साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस, कैटलिस्ट, सब कुछ ही मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो वही चीज़ें कर लें, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो बातें हैं ये सारी वही हैं जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेशर की रेंज थोड़ी सी चेंज बताई हुई है, 1.5 टू 1.7 ATM और टेम्परेचर 420 टू 450 डिग्री सेल्सियस। SO3 की फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अच्छा, इसमें जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये
ये इंथैल्पी चेंज जो है इसकी पॉजिटिव है। इसमें ये न्यू है तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इट इज़ वन ऑफ द इनिशियल रिएक्शन फॉर द बिटलैंडाइड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड को जब बनाते हैं तो ये उसका एक स्टेप है उस रिएक्शन का। रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि नो चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर आप देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2 मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, 1 मोल रिएक्टेंट का तो 2 मोल रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट के इक्वल हैं, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ये हमें एंथैल्पी चेंज से ही पता चल गया था। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हैं तो प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज फेवर्ड बाय टेकिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर हम कोई भी रिएक्टेंट जो है वो जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट इसमें हमें ये बताया हुआ है कि अगर हम रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तो हमारा रिएक्शन जो है वो फेवर होगा ज़्यादा, मीन के नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक को एक्सेस में ले लें, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ करते हैं, मीन अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम, ये वाली बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी एफएससी वाले लेक्चर में, तो ये वहाँ से आप लोग कर लें। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, अब गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर का इफेक्ट है वो क्या होगा। अगर तो हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का लिक्विड में जो डिजॉल्व होने का प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, मीन कि गैस जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी लिक्विड में, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो फिर ये इसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही बात याद रखने वाली है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया आ जाते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया जिसमें 1 फेज हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया जिसमें मोर देन 1 फेज हो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में फिर हमारे पास टाइप आ जाती हैं, सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रिया हो सकता है, लिक्विड एंड गैस हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड एंड सॉलिड हो सकता है, और इमिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं। ये सम गुड एग्जांपल्स हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में बात करते हैं एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, द गैस फेज रिएक्शन, द गैसियस रिएक्शंस मे बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज रिएक्शंस व्हिच देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड दोज रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ मोल्स टेक प्लेस। ठीक है, अच्छा जी, रिएक्शंस विद नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, ऐसे रिएक्शंस होते हैं उनके लिए केसी एक्सप्रेशन में जो है आपके पास वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं आएगी। ये भी मैंने एफएससी वाले लेक्चर में आपको बता दिया था, ये केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं होगी, मीन के इनके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। केपी एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो केपी एक्सप्रेशन में भी प्रेशर वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं होगी, मीन प्रेशर वॉल्यूम जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है उसके चेंज का, प्रेशर या वॉल्यूम की। एक्सप्रेशन फॉर के एक्स के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते तो फिर के पी, के सी, के एक्स, के एन सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे जो आप डेरिवेशन करेंगे उस सारी डेरिवेशन में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल निकल रही हैं। के सी की आपके पास वैल्यू आ रही है 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझें। के पी की भी सेम वही वैल्यू आ रही है 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और के एक्स की भी सेम आ रही है, एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो ये आपके पास यहाँ से प्रूव हो जाता है के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो आप लोगों ने करनी है। Expression for degree of dissociation of PCl5, the quantity of substance decomposed from 1 mole of reactant is called degree of dissociation. It is denoted by alpha. पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन देख लें कि द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट, 1 मोल रिएक्टेंट का ले लें और उसकी जितनी क्वांटिटी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है उसको हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, उसे अल्फ़ा से शो करते हैं। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा यहाँ से आप कुछ भी ना करें, कोई रटा लगाने वाली चीज़ नहीं है। इसमें से आप लोग ये वाले एक्सप्रेशन देखें कि जो एक्टिविटी है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें से यही याद रखें, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट एनी टेम्परेचर वेरीज इन्वर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये याद रखें। और यहाँ पे आपको फिर वही वाले एक्सप्रेशन सेम मिले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्ट इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ के पी।
अच्छा, इस वाले में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें आप लोग जो है वो याद रखें ये फाइनल इक्वेशन, जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डी माइनस डी ई ओवर डी ई के साथ रिलेशन बताया हुआ है। अब डी डी ई और ये क्या हैं, ये आपके पास जी डी जो है वो डेंसिटी है प्योर PCl5 की, और इसको भी याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिकली PCl5 के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको याद रख लें, अदरवाइज़ इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पे है और उसमें कोई इनर्ट गैस हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, एन इनर्ट गैस इज दैट विच हैज़ नो रिलेशन टू द रिएक्शन व्हेन इट इज़ एडेड टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम द इक्विलिब्रियम में शिफ्ट टू द न्यू पोजीशन। जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो न्यू पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए। द एडेड इनर्ट गैस इंक्रीज द टोटल प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ अदर गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स आर अफेक्टेड। इससे क्या होता है, कोई भी हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसने टोटल प्रेशर पे असरअंदाज होना है। लेट अस ट्राई द डिस्कशन दिस इफेक्ट क्वांटिटेटिवली कंसिडर अ रिएक्शन इन विच ऑल द एजेंट्स आर इन गैशियस फेज। अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन बताया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जो है सारे जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गैशियस स्टेट में हैं। फिर इसके लिए KP एक्सप्रेशन लिख लें और PI इज इक्वल टू XI P। यहाँ पे PI जो है वो I गैस का पार्शियल प्रेशर है, XI उसकी मोल फ्रैक्शन है और P जो है वो टोटल प्रेशर है। ठीक है, ये किसी एक गैस के लिए हमने लिखा। फिर इसी तरह बाकी सारी गैसेस के लिए हम अलग-अलग से ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, पार्शियल प्रेशर उनके मेंशन कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जी लेट अस रिप्लेस द पार्शियल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। अच्छा, उसको हम पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर से रिप्लेस कर दें तो KP एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो KP इज इक्वल टू दिस आ जाएगी। और इस इक्वेशन को आप लोग अपने माइंड में रखें, KP इज इक्वल टू, अब ये नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में यहाँ पे आपको बता दिया, फिर प्रेशर ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स और KN आ जाएगा यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला KN और P ओवर N और ऊपर पावर में डेल N आ जाएगा। ये पीछे भी इक्वेशन हमने देखी थी। इसको जस्ट आप लोग अपने माइंड में रखें, इसको भी ज़्यादा रटा लगाने की ज़रूरत नहीं। इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। रिजल्ट्स क्या हैं कि इन दोज रिएक्शंस वेयर देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम कैन नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते उनमें अगर इनर्ट गैस हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं ऐसे रिएक्शन में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, इफ़ द इनर्ट गैस इज एडेड टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस पर भी इनर्ट गैस के एडिशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हेन द इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर देन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल N द फैक्टर P ओवर N विल डिक्रीज। तो वहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल N की वैल्यू इंक्रीज होगी तो P ओवर N फैक्टर जो है ये डिक्रीज होगा। हैंस द फर्स्ट फैक्टर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 विल आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डेल N इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो डेल N की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर ये फैक्टर डिक्रीज होगा। एंड in order to maintain the constancy of KP the first factor should increase and it mean KP should increase. This can only happen if the forward reaction is favored. ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इफ डेल N इज नेगेटिव रिवर्स विल टेक प्लेस। मीन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होंगे इस केस में अगर डेल N आपके पास पॉजिटिव है, और अगर डेल N नेगेटिव है तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आ जाता है। अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो ये बात कि एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, ये याद रखें। फिर आपके पास हेट्रोजीनियस वाले जो रिएक्शंस आ जाते हैं तो उसमें आप देखें तो यहाँ पे ये सॉलिड कंपोनेंट है, ये सॉलिड है और ये गैशियस स्टेट में है। तो अब इसमें टोटल जो सारा जो दारोमदार होगा रिएक्शन का वो गैशियस कंपोनेंट या गैसियस जो स्पीशी है आपकी उस पर होगा। मीन के जहाँ पे हम जो भी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, जैसे ये वाले हमने लिखे K इज इक्वल टू ACO2। फिर आपके पास जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो
उसके लिए जो है हम एक ही टर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि हम KP की फॉर्म में लिख देंगे। मीन के यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, एक्टिविटी की टर्म में नहीं लिखेंगे। तो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली द डिसोसिएशन प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिएक्शन में? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की डिसोसिएशन के लिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास सॉलिड है और ये दो कंपोनेंट जो हैं ये गैशियस हैं। ठीक है, इसके लिए आप लिखेंगे जब के एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसमें सॉलिड को आप फिर निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि सॉलिड की जो है आपके पास एक्टिविटी है वो 1 की इक्वल होगी। तो फिर आपके पास के जो है वो सिर्फ जस्ट गैशियस कंपोनेंट आ जाएंगे। मीन के जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक की आपके पास एक्टिविटी आएगी। और फिर फर्दर आप आगे जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये गैसेस हैं। और उसके बाद मजीद पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस आर P/2 एंड P/2। दोनों गैसेस का P/2 है क्योंकि इक्वेशन में आप देखें तो आपके पास दोनों जो है वो 1 मोल है, 1 NH3 का और 1 जो है वो H2S का। तो टोटल 2 मोल्स हैं तो P/2 करेंगे और इसके बाद ये एक्सप्रेशन फाइनल आपके पास आ जाएंगे। P2/4 जो है KP इज इक्वल टू आ जाएगा। इट मीन्स दैट इफ़ वी नो द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP। अगर हमें टोटल प्रेशर का पता होगा तो फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट की डिसोसिएशन के लिए आपको इक्वेशन यहाँ पे भी दिखाई हुई है। यहाँ पे ये सारे दो जो है प्रोडक्ट जो है वो गैशियस फेज में है और जो रिएक्टेंट है आपका वो है सॉलिड स्टेट में। उसके लिए भी आप एक्टिविटी को उसी तरह लिखेंगे। सॉलिड वाले को फिर आप नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि 1 की इक्वल आ जाएगी इसकी एक्टिविटी, सॉलिड की 1 की इक्वल होती है। फिर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, KP एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद फाइनली आप इक्वेशन को देखेंगे तो आपके पास 2 मोल्स अमोनिया के हैं और 1 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल 3 मोल्स हैं। तो आप अमोनिया के लिए जो प्रेशर लिखेंगे तो 2/3 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखेंगे 1/3। और इसके लिए फिर आप ये आपके पास 0.66 भी आ जाएगा अमोनिया के लिए और 0.33 भी आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और आपको टोटल प्रेशर पता होगा तो आप KP एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम वेंट ऑफ इक्वेशन को यूज़ करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस रीड करके बताए तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ था। इसमें से हम एक्सोथर्मिसिटी या एंडोथर्मिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन की KP वैल्यू के थ्रू। और ये वाली इक्वेशन जो है थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ΔG0 इज इक्वल टू -RT ln KP। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? दिस इक्वेशन टेल अस दैट हाउ द KP वैल्यू ऑफ द रिएक्शन डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ΔG0। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और गिब्स फ्री एनर्जी ये जो सिंबल है ΔG0 ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। यहाँ पे ΔB नहीं है बल्कि ΔG0 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन है कि इफ ऑल द सब्सटेंसेस विच आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स देन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ जाएगी? इस फॉर्म में आ जाएगी ΔG0 माइनस ΔH0 इज इक्वल टू T ΔG0 पार्शियल ΔG0 ओवर पार्शियल T एंड होल और ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो है वो P आ जाएगा। ये इक्वेशन याद रखें। इसको आप लोग अगर रीअरेंज कर लेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो बाकी इक्वेशंस का रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको याद होगी तो उसकी रीअरेंजिंग से आपके पास बाकी बन जाएंगी। फाइनली ये वाली इक्वेशन याद रखें DLN KP ओवर DT इज इक्वल टू ΔH0 ओवर RT स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास दिस इज़ कॉल्ड वेंट ऑफ इक्वेशन और वेंट ऑफ आइसोकोर भी इसे कहते हैं। ΔH0 जो है इसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है केमिकल रिएक्शन का। लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। It means that when the temperature of the reaction changes then its equilibrium constant changes। जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है और दिस रेट ऑफ चेंज डिपेंड अपॉन द इंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये इंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करता है ये चेंज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छे से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस किया करें MCQs की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।